Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our third lecture on the topic of anemia. In the first two lectures we have already discussed the iron deficiency anemia or the microcytic anemia and the general discussion of anemia. Now today we are going to discuss the megaloblastic anemia, and in the megaloblastic anemia first we are going to discuss the pathophysiology. Megaloblastic anemias arise because of impaired DNA synthesis caused by deficiencies of vitamin B12, which is called cobalamin or cyanocobalamin, और फोलेट और द फोलिक एसिड. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डीएनए सिंथेसिस जो आरबीसी का होता है वो इम्पेयर्ड होने लगता है, तो जिसकी वजह से जो है वो यूजुअली जो है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी या दोनों की डेफिशिएंसी से होता है. और due to impaired DNA and RNA metabolism called drugs और myelodysplasia. कोई ड्रग्स हैं जो कॉज कर रही हैं इस तरह से DNA RNA मेटाबॉलिज्म ऑफ आरबीसी, या फिर ये कि माइलोडिस्प्लेसिया है, तो उसकी वजह से फिर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो रहा है. मेगैलोब्लास्टिक एनीमियाज आर ए सबसेट ऑफ मैक्रोसाइटिक एनीमियाज. ये मैक्रोसाइटिक एनीमियाज की सबसेट या टाइप्स हैं. एनीमिया एसोसिएटेड विद इंक्रीज रेड सेल साइज. इसमें क्या होगा कि जो रेड ब्लड सेल का साइज जो होगा वो बढ़ जाएगा, जैसा कि नाम से जाहिर है. मेगा का मतलब भी बड़ा होता है और मैक्रो का मतलब भी बिग साइज होता है. मेगैलोब्लास्टिक एनीमियाज आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स जो होंगे वो हाइपर सेगमेंटेड होंगे ऑन द पेरिफेरल ब्लड फिल्म, यानी जब आप उसकी स्लाइड जो होंगे वो ब्लड की पेरिफेरल साइड से जो है सैंपल लेके बनाएंगे. पेशेंट्स विद विटामिन B12 डेफिशिएंसी में प्रेजेंट विद एनीमिया और मैक्रोसाइटिक आरबीसीज और पेनसाइटोपिनिया. तो इसमें क्या होगा कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी से क्या होगा, एनीमिया होगा, मैक्रोसाइटिक आरबीसीज होंगे और पेनसाइटोपिनिया भी हो सकता है, यानी एट ए टाइम आरबीसी के अलावा वाइट ब्लड सेल्स और जो है वो प्लेटलेट काउंट भी कम हो सकती है. एंड मे हैव न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशंस. इसके अलावा न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, क्योंकि विटामिन B12 इज आल्सो एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ माइलिन शीथ ऑफ द न्यूरॉन्स. तो न्यूरॉन्स की जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखने के लिए भी विटामिन B12 चाहिए होता है. तो सिर्फ आरबीसी की सिंथेसिस नहीं बल्कि न्यूरॉन्स के लिए भी विटामिन B12 की ज़रूरत होती है. तो अगर डेफिशिएंसी होगी विटामिन B12 की तो डेफिनेटली न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप होंगी, जिसमें क्या क्या हो सकता है. डिमेंशिया हो सकता है, यानी भूलने की आदत होगी, वीकनेस होगी, सेंसरी न्यूरोपैथी यानी सेंसरी न्यूरॉन्स सही काम नहीं करेंगे, एंड पैरास्थीसियाज यानी पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी स्किन पे जैसे सुन होता है. सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी थोड़ा डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होगा सब एक्यूट. अच्छा, जबकि ये तो हो गया विटामिन B12 का. फोलिक एसिड की अगर हम बात करें तो फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन में पार्शियली एलिविएट एंड मास्क द हेमेटोलॉजिक इफेक्ट ऑफ कोबोलेमिन डेफिशिएंसी. फॉलिक एसिड अगर आप सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो कुछ हद तक ये जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है ये कवर हो जाएगी और मास्क हो जाएगी, लेकिन जो डेफिशिएंसी है वो अपनी जगह बरकरार रहेगी अनलेस यू प्रोवाइड द पेशेंट विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन. अच्छा, बट डज नथिंग टू स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ न्यूरोलॉजिक लीजन्स. लेकिन और उसी वजह से क्योंकि B12 की जो डेफिशिएंसी है वो अपनी जगह बरकरार है, उसकी वजह से न्यूरोलॉजिक लीजन्स, ये जो न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अपनी जगह बरकरार रहेंगी, बल्कि वो और प्रोग्रेस भी कर सकती हैं. पेशेंट्स विद लो नॉर्मल और इवन नॉर्मल सीरम विटामिन B12 वैल्यूज may be deficient and respond to vitamin B12 replacement. वो पेशेंट जिनको विटामिन B12 लेवल नॉर्मल हो, लो हो, यानी नॉर्मल से थोड़ा सा लो हो या इवन नॉर्मल हो, फिर भी अगर उनको विटामिन B12 वो डेफिशिएंट होते हैं और अगर उनको विटामिन B12 की सप्लीमेंट कराई जाए तो उससे उनको रिस्पॉन्ड करते हैं और बेहतर जो है वो उनके विटामिन आरबीसी पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और इसके अलावा न्यूरॉन्स पर भी बेटर इम्पैक्ट आता है. द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मेगालोब्लास्टोसिस, ये मीन्स के बिग साइज के जो आरबीसीज होते हैं, मे बी सटिल इन ओल्डर पेशेंट्स एंड मे प्रीसीड
द डेवलपमेंट ऑफ एनीमिया। तो उनमें ज़्यादा होता है एल्डर में और उसमें डेवलपमेंट ऑफ एनीमिया होता है। ए हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन इज़ वारंटेड, यानी एल्डर पेशेंट्स में अगर इस तरह से ओल्डर पेशेंट में हो रहा है मेगालोब्लास्टोसिस तो फ़ौरन आप ये चेक करें कि इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ और लो लेवल ऑफ विटामिन B12। तो उस सूरत में आपको फ़ौरन विटामिन B12 को स्टार्ट कराना चाहिए। अच्छा जनाब, नाउ विटामिन B12 डेफिशिएंसी पे हम अब फर्दर बात करते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर द ओनली डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन B12। ठीक है, मीट हो गए मुख्तलिफ, रेड मीट हो गए, वाइट मीट हो गए तमाम, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए यानी मिल्क हो गया और योगर्ट हो गया, दही हो गया, इस तरह के आइटम हो गए यानी जो मिल्क के प्रोडक्ट हैं, चीज़ हो गया, ये जो है वो दे आर गुड सोर्स ऑफ डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन B12। The typical Canadian diet exceeds the daily requirement provided that the absorption is normal। जो आमतौर पे जो टिपिकल कैनेडियन डाइट है जो उसमें जो होता है वो डेली रिक्वायरमेंट विटामिन B12 की पूरी हो जाती है, लेकिन ये है कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन जीआई ट्रैक्ट से नॉर्मल हो। विटामिन B12 स्टोर्स आर यूजुअली सफिशिएंट टू लास्ट सेवरल ईयर्स, यानी अगर एक दफ़ा स्टोर हो जाए सफिशिएंट क्वांटिटी में तो फिर ये कई सालों तक के लिए काफ़ी होते हैं। स्ट्रिक्ट वीगन्स आर एट रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी अनलेस दे टेक विटामिन B12 सप्लीमेंट। जो वेजिटेरियंस होते हैं, वीजेंस होते हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो अनलेस के वो विटामिन B12 की सप्लीमेंट यानी टैबलेट ले रहे हैं। वेजिटेरियंस मे बी एट रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हाई डिमांड सच एज प्रेगनेंसी, और ख़ास तौर से वेजिटेरियंस के लिए उस वक्त जो है वो डेफिशिएंसी के का रिस्क बहुत हाई है जब डिमांड ऑफ विटामिन B12 बढ़ जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज मेल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू पर्नीशियस एनीमिया, यानी ये पर्नीशियस एनीमिया ये होता है कि इसके अंदर जो होता है बाय बर्थ ये एक कंजेनाइटल एनोमली है। इसके अंदर क्या होता है कि स्टमक में जो पैराइटल सेल्स हैं और ऑक्जेंटिक सेल्स हैं उनमें से जो है वो एक फैक्टर रिलीज़ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। तो पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है कि ये रिलीज़ नहीं होता। जब ये रिलीज़ नहीं होता तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। आप डाइट में ले रहे हैं विटामिन B12 लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल जो होगा यानी ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो विटामिन B12 के साथ बाइंड होगी और फिर इसको एब्जॉर्ब कराएगी ब्लड में ताकि विटामिन B12 के लेवल नॉर्मल हो रहे। लेकिन जैसा कि इन्होंने तस्करा किया कि पर्नीशियस एनीमिया यानी वो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल एब्सेंट है तो जिसकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने लगेगी क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसी तरह से गैस्ट्रिक्टोमी की अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक्टोमी में क्या होगा? गैस्ट्रिक्टोमी जैसे अगर की गई है किसी वजह से गैस्ट्रिक कैंसर हो गया या अल्सर्स हो गए तो पार्शल या कंप्लीट गैस्ट्रिक्टोमी कर दी गई यानी स्टमक का सर्जिकल रिमूवल कर दिया गया, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि वो अगेन सेम सिचुएशन इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल अब नहीं होगा अवेलेबल, तो जिसकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। गैस्ट्राइटिस में भी कभी होता है, इलियल रिसेक्शन में भी होता है, क्रोन्स डिजीज़ में भी होता है यानी जो है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है जीआई ट्रैक्ट की, ब्लाइंड लूप्स अगर है तो उस सुबह में भी होता है यानी वहाँ उन लूप्स में जो है जाके ट्रैप हो जाएगा विटामिन B12 जीआई ट्रैक्ट में। पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी में भी होता है एंड सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होती हैं वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर करती हैं यानी उनके साथ इंटरेक्शन है। लाइक फॉर एग्जांपल नियोमाइसिन एंटीबायोटिक, मेटफॉर्मिन जो कि एंटी डायबिटिक है, इंसुलिन सिक्रेटो सेंसिटाइजर है। इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज करते हैं। तो इन ड्रग के साथ इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो जब आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट करें कि इनमें से कोई ड्रग तो पेशेंट नहीं ले रहा। सम पेशेंट्स हैव ट्रबल एब्जॉर्बिंग विटामिन B12 फ्रॉम फूड बट आर एबल टू एब्जॉर्ब फार्मास्यूटिकल विटामिन B12, यानी जो ड्रग के अंदर विटामिन B12 होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो फूड में विटामिन B12 है वो पेशेंट जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। उसके देर आर सेवरल मैकेनिज्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो उसमें से वो मैकेनिज्म जो होता है फूड विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं करता। विटामिन B12 के अलावा एक और जो बड़ा इशू है दैट इज फोलेट डेफिशिएंसी यानी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। फोलेट इज वाटर सॉल्युबल बी विटामिन यानी विटामिन B कंपाउंड या विटामिन B कॉम्प्लेक्स का पार्ट है ये। तो
water soluble vitamin B vitamin that occurs naturally in food. फूड में ये मौजूद होता है. फॉर एग्जाम्पल लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, इसके अलावा लिवर यानी कलेजी एंड लेग्यूम्स इनमें भी होता है. फोलिक एसिड इज द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ फोलेट. फोलिक एसिड क्या है? इसकी सिंथेटिक फॉर्म है फोलेट की, यानी इसकी जो नेचुरल फॉर्म है वो फोलेट है और सिंथेटिक फॉर्म फोलिक एसिड है. दैट इज फाउंड इन विटामिन सप्लीमेंट्स एंड इज एडेड टू फोर्टिफाइड फूड. यानी इसी वजह से जो विटामिन सप्लीमेंट्स या फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं उसमें फॉलिक एसिड मौजूद होता है जो कि सिंथेटिक फॉर्म होती है. डाइटरी डेफिशिएंसी एंड अल्कोहलिज्म आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी. डाइट में नहीं मिल रहा, यानी जो इंडिविजुअल है वो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेता, लिवर नहीं लेता, लेग्यूम्स नहीं लेता, इस तरह की फूड नहीं लेता, तो उसमें डाइटरी डेफिशिएंसी होगी. इसके अलावा जो अल्कोहलिक पेशेंट्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं यानी शराब पीते हैं, उनमें भी फोलेट डेफिशिएंसी के चांसेस या रिस्क ज़्यादा होता है. अच्छा, ऑल्दो फोलेट इज़ प्लेंटीफुल इन वैरायटी ऑफ फूड्स. ठीक है, बहुत सारे फूड में ये एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा कसीर मिकदार में मौजूद होता है. इट इज़ लेबाइल एंड इजीली डिस्ट्रॉयड. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत सेंसिटिव है, लेबाइल यानी सेंसिटिव है, और इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय एक्सपोजर टू लाइट एंड ड्यूरिंग कुकिंग. यानी अगर लाइट सेंसिटिव भी है और हीट सेंसिटिव भी है. इसके अलावा अल्कोहल इनहिबिट्स फोलेट एब्जॉर्प्शन. जैसे मैंने अभी बताया कि जो लोग अल्कोहलिक बहुत ज़्यादा होते हैं उनमें भी फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होने लगती है. एंड इंटरफेयर विद इट्स एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग. फोलेट डेफिशिएंसी कैन डेवलप within few months of adopting folate deficient diet and even more quickly in setting of increased alcohol intake. तो इसकी डेफिशिएंसी अनलाइक विटामिन B12 बहुत तेज़ी से डेवलप हो जाती है. अगर पेशेंट के डाइट में डेफिशिएंसी या नहीं ले रहा तो फ्यू मंथ्स में ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या उनमें भी बहुत जल्दी हो जाती है जो अल्कोहल इंटेक जिनका बहुत ज़्यादा होता है. अच्छा, इसके अलावा इंक्रीज फोलेट रिक्वायरमेंट्स आर सीन इन प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में भी, क्योंकि बेबी की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो इस वजह से प्रेगनेंसी में भी इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इसके अलावा हीमोलाइटिक एनीमिया में भी फोलेट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. एंड थेरेपी विद सर्टेन ड्रग्स, फॉर एग्जांपल मीथोट्रेक्सेट, फेनिटॉइन एंड ट्राइमेथोप्रेम, इन तमाम ड्रग्स के साथ भी फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बॉडी में बढ़ जाती है. इसी वजह से अगर पेशेंट मीथोट्रेक्सेट ले रहा हो, फेनिटॉइन ले रहा हो, ट्राइमेथोप्रेम ले रहा हो, इन तमाम सिचुएशन में फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन की जाती है, उसको एडेड डोज दी जाती है पेशेंट को. यानी डाइटरी जो होगा फोलिक एसिड वो काफ़ी नहीं होगा. अच्छा जनाब, हम आते हैं थेरेप्यूटिक चॉइसेस पे. थेरेप्यूटिक चॉइसेस में लाइक ऑलवेज फर्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट नॉन फार्माकोलॉजिकल चॉइसेस और नॉन फार्माकोलॉजिक चॉइसेस. Restoring normal dietary intake of vitamin B12 and folate may be sufficient to completely reverse the megaloblastosis. अगर डाइट अच्छी ले लें जिसमें विटामिन B12 भी एनरिच हो और फॉलेट भी यानी फॉलिक एसिड भी एनरिच हो, तो यही काफ़ी है उससे मेगालोब्लास्टोसिस को रिवर्स करने के लिए. However, patient with neurologic deficit due to vitamin B12 deficiency should be treated pharmacologically to maximize the likelihood of full neurologic recovery. लेकिन इसके बरक्स अगर न्यूरोलॉजिक डेफिशिएंट है यानी न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन या सिम्टम्स हैं तो उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादा है, और उसमें यह बेहतर होगा कि विटामिन B12 जो है वो सप्लीमेंटेशन की जाए ताकि जो है वो जल्द से जल्द जो है वो न्यूरोलॉजिक रिकवरी की जाए और फुल रिकवरी न्यूरोलॉजिक हो जाए. इसके अलावा एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल में भी नेसेसरी, यानी अल्कोहल से अवॉइड करना भी ज़रूरी है, यानी शराब जो लोग पीते हैं उनको भी इससे अवॉइड करना ज़रूरी है अगर वो प्रॉपर रिकवरी चाहते हैं. इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फार्माकोलॉजिक चॉइसेस एंड टेबल 1. टेबल 1 वी विल डिस्कस लेटर. विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज ट्रीटेड विद आइदर साइनोकोबालामाइन और हाइड्रोक्सीकोबालामाइन. तो ये जो है वो हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सीकोबालामाइन, ये जो है वो दो मेन ड्रग हैं यूज़ की जाती है. इसके अलावा मीथीकोबालामाइन भी यूज़ की जाती है स्पेशली फॉर न्यूरोलॉजिक डेफिसिट के, यानी जब न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशंस हो रही हो तो उस सूरत में, यानी मीथीकोबालामाइन मीन्स मिथाइल कोबालामाइन. द डेली रिक्वायरमेंट इज 6 to 9 माइक्रोग्राम. इसकी जो रिक्वायरमेंट है डेली पेशेंट के लिए वो 6 to 9 माइक्रोग्राम है. कोबालामाइन रिप्लेसमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्निशियस एनीमिया
इज इन डोजेज ऑफ 1000 माइक्रोग्राम। और कोबालामाइन रिप्लेसमेंट पर्निशियस एनीमिया में क्या है, कितनी डोज में देना पड़ता है, 1000 माइक्रोग्राम में। Doses greater than 100 microgram per day exceeds the physiological binding capacity, but the excess is not toxic and is readily excreted by the kidney. तो डोज आमतौर पे क्या होता है कि 100 माइक्रोग्राम पर डे अगर आप दे रहे हैं, ये तो खैर पर्निशियस एनीमिया की डोज है। अदर देन पर्निशियस एनीमिया, अगर ये मेगालोब्लास्टोसिस है और आप 100 माइक्रोग्राम पर डे दे रहे हैं, तो जो उसकी फिजियोलॉजिक बाइंडिंग कैपेसिटी है बॉडी में वो उससे एक्सीड कर रहा है, लेकिन ये कोई टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करेगा और जो होगा वो किडनी से एलिमिनेट हो जाएगा, यानी इससे कोई टॉक्सिक ओवरडोज में कोई टॉक्सिसिटी का खदशा नहीं है। फॉर दिस रीजन देयर इज ए टेंडेंसी टू गिव मोर रादर देन लेस कोबालामाइन। इसी वजह से, क्योंकि इसका सेफ्टी प्रोफाइल अच्छा है, लिहाजा मोर क्वांटिटी में ये देना ज़्यादा मुनासिब होगा, ताकि तमाम जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी हो जाए, स्पेशली इन पेशेंट्स विद न्यूरोलॉजिक डेफिसिट, ताकि न्यूरोलॉजिक डेफिसिट को जल्द से जल्द रिकवर किया जाए। Vitamin B12 has traditionally been given parenterally because deficiency is most often due to malabsorption. अच्छा, ट्रेडिशनली ये भी तरीक़ेकार पेरेंटली भी दिया जाता रहा है विटामिन B12। इसके इंजेक्शन आते हैं, साइनोकोबालामाइन का भी इंजेक्शन आता है, हाइड्रोक्सीकोबालामाइन का भी इंजेक्शन आता है, मिथिकोबाल का भी इंजेक्शन आता है। एंड द मोस्ट केसेस ऑफ मेल एब्जॉर्प्शन आर एट्रीब्यूटेबल टू पर्निशियस एनीमिया विद इट्स लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। और ज़्यादातर जो मेल एब्जॉर्प्शन के केसेस होते हैं जिनमें पेरेंटल प्रिपरेशन दी जाती है, लाजिम बात है, हमने यहाँ पे बात की कि 1000 माइक्रोग्राम जो है वो डोज इसकी बनेगी, तो फिर आप विटामिन B12 जो है वो पेरेंटल फॉर्म में देंगे, इंजेक्टेबल फॉर्म में देंगे। और वो पर्निशियस एनीमिया के लिए, जैसा मैंने बताया कि पर्निशियस एनीमिया में इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैल्शियम नहीं होता, लैक करता है बाय बर्थ, जिसकी वजह से, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है विच इज़ एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। क्योंकि अगर आप ओरली देंगे भी तो वो जीआई ट्रैक्ट में विटामिन B12 जाएगा लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फैक्टर डेफिशिएंट है, इसलिए पेरेंटल फॉर्म में ही देना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा हाई डोज ओरल विटामिन B12 थेरेपी इज इफेक्टिव। ठीक है, हाई डोज विटामिन B12 थेरेपी इज इफेक्टिव, फिजिबल भी है एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बट पेशेंट एडहेरेंस एंड द नीड फॉर मोर अटेंटिव मॉनिटरिंग आर द लिमिटेशन। लेकिन ये कि पेशेंट का एडहेरेंस यानी उसका कंप्लाइंस और फिर अटेंटिव मॉनिटरिंग, ये इसकी वजह से ये लिमिटेशन हो जाती है कि पेशेंट ओरली जो है वो टाइम पर जितनी उसको डोज दी गई है और जितना फ्रीक्वेंटली उसको लेना चाहिए वो नहीं ले पाता। इस सजेस्टेड अप्रोच इज टू, फिर उस पर ये लिमिटेशन की वजह से सजेस्टेड अप्रोच क्या है? एडमिनिस्टर पेरेंटल विटामिन B12। पेरेंटल विटामिन B12 दें कब तक? अंटिल ऑल न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स एंड हेमेटोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज रिजॉल्व। ठीक है, जब तक ये रिजॉल्व हो जाती हैं उसके बाद फिर मेंटेन रखने के लिए ओरल पर आ जाइए। प्रोवाइड मेंटेनेंस थेरेपी बाय द रूट दैट बेस्ट फिट्स द पेशेंट सर्कमस्टेंसेज। और उसके बाद फिर ओरल पर आ जाइए और या थेरेपी इस तरह से दीजिए कि जो पेशेंट के सर्कमस्टेंसेज से मैच करता हो, ताकि वो आसानी से उसको फॉलो कर सके। If oral vitamin B12 is used, follow up with the patient to monitor hemoglobin and ensure adherence. अगर ओरल विटामिन B12 दे रहे हैं आप तो फिर पेशेंट को मॉनिटर भी करें हीमोग्लोबिन, टाइम टू टाइम उसको बुलाएं फॉलोअप के लिए, और ये चेक भी करें कि वो एडहेरेंस है भी उसकी, यानी कंप्लाई कर भी रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसने ड्रग छोड़ दी है, वो नहीं ले रहा पाबंदी से, तो एडहेरेंस भी चेक करें और ये भी चेक करें कि हीमोग्लोबिन मेंटेन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हीमोग्लोबिन दोबारा गिरना शुरू हो गया और एनीमिया दोबारा होना शुरू हो गया। अच्छा, वेयर डाइटरी डेफिशिएंसी इज क्लियरली द कॉज ऑफ विटामिन B12। जहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर हो कि कोई मसला नहीं है सिवाय डाइटरी डेफिशिएंसी के, कि विटामिन B12 जो है वो डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से है, तो फिर क्या करें? एंड द पेशेंट हैज़ नो न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स, ओरल सप्लीमेंटेशन इज एडिक्वेट। यानी एक तो ये कि डाइटरी जो है वो डेफिशिएंसी हो विटामिन B12 की, या फिर डेफिशिएंसी हो लेकिन पेशेंट हैज़ नो न्यूरोलॉजिक डेफिसिट एट द मोमेंट, तो उस सूरत में भी ओरल सप्लीमेंटेशन इज एडिक्वेट, आपको पेरेंटल देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पेशेंट विद विटामिन B12 डेफिशिएंसी आर नॉट ट्रीटेड विद फॉलिक एसिड अलोन, बिकॉज दिस वुड इम्प्रूव द हेमेटोलॉजिक पैरामीटर विद पोटेंशियल वर्सनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स विच मे बिकम परमानेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पेशेंट को आप विटामिन B12 दे रहे हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी को ट्रीट करना है, तो विद फोलिक एसिड
आर नॉट ट्रीटेड विथ फोलिक एसिड अलोन, यानी सिर्फ फोलिक एसिड ना दें, क्योंकि फोलिक एसिड देने से हेमेटोलॉजिकल पैरामीटर यानी आरबीसी या एनीमिया तो कुछ हद तक इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स होंगी वो फर्दर वर्स हो जाएंगी, और हो सकता है कि ये जो न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स हैं या ये जो न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशंस हैं ये परमानेंट हो जाए। इसलिए हमेशा दोनों को कंबाइन करके देना चाहिए, जिसमें विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन भी हो और फोलिक एसिड की भी हो। फोलिक एसिड की अगर हम बात करें तो फोलेट डेफिशिएंसी इज ट्रीटेड विद फोलिक एसिड, जो इसकी सिंथेटिक फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है। द डेली रिक्वायरमेंट फॉर डिजीज प्रिवेंशन इज 200 माइक्रोग्राम, प्रिवेंशन के लिए 200 माइक्रोग्राम, एंड फॉर फोलेट रिप्लेसमेंट इज यूज इन डोज ऑफ 1 to 5 मिलीग्राम डेली। जो रिप्लेसमेंट के लिए 1 से 5 मिलीग्राम डेली जो है वो दी जाती है, मैक्सिमम डोज 5 मिलीग्राम डेली है। फॉलिक एसिड शुड बी गिवन ओनली फॉर द कन्फर्म फोलेट डेफिशिएंसी, जहाँ पे कन्फर्म हो, जहाँ पे फोलेट डेफिशिएंसी हो। प्रेगनेंसी में दी जाती है ये, और इन सिचुएशन ऑफ इंक्रीज डिमांड सच एज हीमोलिसिस, जहाँ पे हीमोलिसिस ज़्यादा हो तो उसमें भी जो है वो, यानी ये 3 सिचुएशन में, कन्फर्म फोलेट डेफिशिएंसी हो तो फोलिक एसिड शुड बी गिवन, प्रेगनेंसी हो तो फोलिक एसिड शुड बी गिवन, या फिर सिचुएशन ऑफ इंक्रीज डिमांड हो, कोई ऐसी जैसे पेशेंट का वो बॉडी बिल्डर है उसमें भी, या फिर अगर हीमोलिसिस उसको ज़्यादा है तो उस सूरत में भी फोलिक एसिड शुड बी गिवन। प्रोफाइलेक्सिस विथ फोलिक एसिड बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसको स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। इसी वजह से WHO ये रिकमेंड करता है कि तमाम वुमेन जो कि प्रेग्नेंट हैं उनको फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की जाए, क्योंकि ये देखा गया है कि कुछ वुमेन में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट आ जाता है, और उसको स्पाइना बाइफिडा कहते हैं, और वो फिर बेबी जो होता है वो उसकी जो है वो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। समझ लें कि वो एक तरह से हैंडीकैप होता है, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता। तो उस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो तमाम प्रेग्नेंट वुमेन फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन लें इन बिटवीन 1 to 5 मिलीग्राम। वैसे 5 मिलीग्राम डेली जो है वो रिकमेंडेड है WHO की फोलिक एसिड की डोज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। द ओरल रूट इज सफिशिएंट टू करेक्ट फोलेट डेफिशिएंसी, ओरल रूट से जो है वो इज इनफ to correct the folate deficiency even in patient with malabsorption syndrome, क्योंकि फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। It is important to ensure that the patient do not have concomitant vitamin B12 deficiency before folic acid replacement is started. ये चेक कर लें, इंश्योर कर लें कि पेशेंट को फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसके साथ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हमने ये बात की अभी कि अगर उसको फोलिक विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी है और जो है वो फोलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी है, तो अगर आप फोलिक एसिड सिर्फ रिप्लेस करेंगे तो वो न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस को बढ़ा देगा, यानी न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देगा, और वो कॉम्प्लिकेशंस परमानेंट भी हो चुकी हैं। लिहाजा यही बात ये यहाँ पे फिर रिपीट कर रहे हैं कि देख लें आप ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंस फोलेट डज नॉट ट्रीट द न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तो इस वजह से ये बेइंतहा ज़रूरी है कि आप जो है वो पेशेंट का ये मॉनिटर करें, ये देखें कि उसको जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी साथ में है या नहीं है। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं टेबल पे, जो हमारा टेबल है टेबल 1, जहाँ पे हमने ये ड्रग्स के बारे में टेबल में डिस्कस करना था। ड्रग है यहाँ पे, डोज है उसकी, एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और स्पेसिफिक कमेंट्स उसके बारे में जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फोलिक एसिड और फोलेट जेनेरिक्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। डोज क्या है, 1 to 5 मिलीग्राम डेली, PO यानी पर ओरल, यानी ओरल डोज दी जाएगी। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या हैं, ओकेजनल एलर्जिक रिएक्शंस, वो एलर्जिक रिएक्शंस लाइक इन द फॉर्म ऑफ रैश, प्रूराइटस यानी जो होगी वो खुजली सी होगी, फ्लशिंग होगी, एंड ब्रोंकोस्पेज़म भी हो सकता है। अच्छा, कमेंट्स की अगर हम बात करें, अवेलेबल फॉर IV यूज इन पेशेंट्स हु आर फास्टिंग, ठीक है, फास्टिंग के लिए पेशेंट्स के लिए IV फॉर्म भी यूज हो सकती है। एम्पेरिक सप्लीमेंटेशन ऑफ फोलेट इन पेशेंट्स हु आर एट रिस्क ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड नॉट रिसीविंग B12 इज नॉट रिकमेंडेड। वही बात फिर रिपीट कर दी इन्होंने कि आप फोलिक एसिड को अगर दे रहे हैं तो ये चेक कर लें विटामिन B12 डेफिशिएंसी है या नहीं है, क्योंकि अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो फिर फोलिक एसिड को अलोन देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशंस को और बढ़ा देगा।
5 milligram daily per oral 10 to 12 weeks is recommended for pregnant women. ठीक है, 10 to 12 weeks कम से कम देना चाहिए 5 milligram daily per oral pregnant women with a history of pregnancy. अच्छा, with neural tube defect और increased risk due to first degree relative with neural tube defect. अच्छा, इसके अलावा जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या रिस्क भी है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में एनटीडी यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसको स्पाइना बाइफिडा भी कहते हैं, तो इस वजह से। इसके अलावा विमेन बिलोंगिंग टू हाई रिस्क एथनिक ग्रुप, उनमें भी बेहतर है कि ये दिया जाए। फॉर एग्जांपल सिख कम्युनिटी, सेल्टिक कम्युनिटी, नॉर्दर्न चाइनीज़ कम्युनिटी और दोज विद सर्टेन मेडिकल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल इन टाइप 1 डायबिटीज़, यानी जिन वुमेन हैं और प्रेग्नेंट है उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। इसके अलावा वो पेशेंट जो कि थेरेपी ले रहे हैं विद वैल्प्रोइक एसिड, उनको दी जाए और वो प्रेग्नेंट वुमेन है और कार्बामेज़ेपिन ले रहे हैं तो उनमें दी जाए, या फेनिटॉइन ले रहे हैं, या फिर वो विमेन जो कि ओबीज हैं जिनका BMI ग्रेटर देन 35 है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, या फिर जिनमें मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर है उनको ये दिया जाए। लेकिन अगेन इस चीज़ को आप फ़ौरन देख लें कि कहीं उनमें विटामिन B12 की भी साथ में डेफिशिएंसी ना हो, तो अगर उसकी भी डेफिशिएंसी है तो फिर दोनों देने पड़ेंगे। विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो विटामिन B12 विच इज़ कॉल्ड साइनोकोबालामाइन और हाइड्रोक्सीकोबालामाइन और इट्स जेनेरिक्स, तो ये तमाम प्रिपरेशंस जो इस वक्त अवेलेबल हैं, ये जो है वो इनकी रिकमेंडेशन क्या है, यानी इनकी डोज क्या होगी। पर्निशियस एनीमिया और अदर क्रॉनिक मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स, उसमें 100 माइक्रोग्राम डेली सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली इनटू 1 वीक। ठीक है, 100 माइक्रोग्राम डेली सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली इनटू 1 वीक। जेनेरिक 200 माइक्रोग्राम वीकली सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली अंटिल हीमोग्लोबिन नॉर्मलाइज, तो ये पर वीक जो होगा वो देते रहेंगे जब तक कि हीमोग्लोबिन नॉर्मलाइज ना हो जाए। अच्छा, लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस के लिए क्या जो है वो डोज होनी चाहिए, ख़ास तौर से वही पर्निशियस एनीमिया में 100 माइक्रोग्राम मंथली सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली। ठीक है, अगर आप जो है वो मंथली दे रहे हैं तो फिर ये सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं तो फिर 100 माइक्रोग्राम और 500 to 2000 माइक्रोग्राम डेली पर ओरल, और अगर आप ओरल दे रहे हैं विटामिन B12 तो फिर 500 से लेके 2000 माइक्रोग्राम डेली पर ओरल। विटामिन B12 डेफिशिएंसी 30 माइक्रोग्राम डेली सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली इनटू 5 to 10 डेज, ये भी रिकमेंडेशन है, और यानी अगर कम डेफिशिएंसी हो। ठीक है, और लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस क्या है, 100 से 200 माइक्रोग्राम मंथली सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली और 250 माइक्रोग्राम डेली पर ओरल। अच्छा, अब इसके बारे में इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है। ओकेजनल पेरिफेरल वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस, ये इसका है एडवर्स इफेक्ट। रैश है, प्रूराइटस है, हेडेक है, नोजिया है, वोमिटिंग है, डायरिया है। ओकेजनल हार्ट फेलियर, ये भी इशू है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोफाउंड हाइपोकैलेमिया ड्यू टू इंट्रासेलुलर पोटेशियम शिफ्ट, लिहाजा आप ये मॉनिटर करते रहें, पोटेशियम लेवल को चेक करते रहें, स्पेशली इन कार्डियक पेशेंट्स। अच्छा, कमेंट्स की अगर हम बात करें तो ओरल एब्जॉर्प्शन इज रिड्यूस्ड बाय एंटी कन्वल्सेंट्स, कॉल्चिसिन, मेटफॉर्मिन, नियोमाइसिन एंड ओमेप्राजोल। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को ये रिड्यूस करती हैं ड्रग, एंटी कन्वल्सेंट्स। ठीक है, जाके लाइक फेनिटॉइन, कार्बामेज़ेपिन, ठीक है, वैल्प्रोइक एसिड। इसके अलावा कॉल्चिसिन जो कि गाउट में यूज़ होती है, मेटफॉर्मिन, नियोमाइसिन, ओमेप्राजोल। अच्छा, कंसिडर बेस लाइन मेजरमेंट एंड पोटेशियम सप्लीमेंटेशन इफ लेवल आर लो। अच्छा, बेस लाइन मेजरमेंट यानी फ़ौरन पोटेशियम के लेवल, जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं उस वक्त पोटेशियम के लेवल करा लें, और उसके बाद फिर टाइम टू टाइम चेक करते रहें, और अगर लो हो या बॉर्डर लाइन पे हो तो फिर आपको ये सप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। सीरियल मॉनिटरिंग ऑफ पोटेशियम लेवल में भी वारंटेड, यानी टाइम टू टाइम उसके वो जो है वो हर 15 दिन में या महीने में जो है वो पोटेशियम लेवल चेक करते रहें, ताकि आपको अंदाज़ा होता रहे कि कहीं पोटेशियम लेवल कम तो नहीं हो रहा और उसकी सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत तो नहीं है। फोलेट सप्लीमेंटेशन में मास्क हेमेटोलॉजिक फाइंडिंग्स ऑफ B12 विटामिन B12 डेफिशिएंसी।
एक्सक्यूज मी। तो ये बात फिर रिपीट हो रही है कि अगर आप फोलिक एसिड दे रहे हैं तो ये मास्क कर देगा विटामिन B12 डेफिशिएंसी को, यानी उसकी डेफिशिएंसी अपनी जगह बरकरार रहेगी विदाउट हॉल्टिंग प्रोग्रेशन ऑफ न्यूरोलॉजिक डेफिसिट, यानी जो न्यूरोलॉजिक डेफिसिट थी उसकी प्रोग्रेशन जारी रहेगी। इसी वजह से विटामिन B12 भी साथ में देना ज़रूरी है। विटामिन B12 शुड बी गिवन पेरेंटली इन पेशेंट्स विद डॉक्यूमेंटेड मेल एब्जॉर्प्शन और इन पेशेंट्स विद who are non-adherent to oral therapy। विटामिन B12 आप पेरेंटली दे सकते हैं उन पेशेंट्स में जिनका पता हो कि मेल एब्जॉर्प्शन है, ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, या फिर जो ओरल थेरेपी पाबंदी से नहीं ले सकते, नॉट एडहेरेंट है प्रिस्क्रिप्शन के। फिर उस केस में आपको जो है वो इस पेशेंट को आपको इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि आपने उसकी डोज जो होगी वो फिर पेरेंटल रखनी होगी, पेरेंटल डोजेज फॉर्म में उसको देना होगा। इसके बाद है हमारा चॉइसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग इन द पेशेंट्स हु हैव मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। दिस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।